ट्रायंगल 2009 में आई एक टाइम लूप फिल्म है। यानी इसमें फिल्म की हीरोइन यानी जेस एक टाइम लूप में फंस जाती है और वो बार बार उस लूप से निकलने की कोशिश करती है। मगर जेस इस लूप में क्यों फंसी, इसके बारे में एक्सप्लेन आगे चल के करते हैं। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट जेस से होता है, जो अपने बेटे को गले लगाए रो रही थी और वो उसे कहती है कि तुमने बस एक बुरा सपना देखा है और जिस तरह हम सब बुरे सपने देखते हैं ये भी एक बुरा सपना है। जेस एक समुद्री सफर की तैयारी कर रही थी और जब वो बाहर अपने सुखाए हुए कपड़े लेने जाती है तो वो देखती है कि टॉमी का बोट वाला खिलौना टूटकर बाथ टब में गिरा हुआ है और जेस उसे उठाकर घर में आ जाती है। इधर घर में टॉमी कलर नीचे गिरा देता है और कलर को साफ करते हुए जेस के घर की बेल बजती है, मगर बाहर आने पर उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद जेस अंदर आकर टॉमी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर वो उसे मना कर देता है और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। जिस पर जेस उसे कहती है कि सब ठीक है और उसने सब साफ कर दिया है। इसके बाद वो टॉमी को गोद में उठाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेस ने कार की डिग्गी में कुछ डाला है और इसके बाद वो कार से कहीं जाने लगती है और अगला सीन ट्रायंगल नाम के एक बोर्ड पर शिफ्ट होता है। यहाँ ग्रेग और शेली हैं। शेली अपने बॉयफ्रेंड डॉनी और अपनी फ्रेंड हेदर के साथ वहाँ आई थी और वो ग्रेग के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाती है और उसी वक्त ग्रेग को जेस विक्टर के साथ आती नजर आती है और ग्रेग जेस को देखकर पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, तो जेस थकान का बहाना बना देती है। इसके बाद ग्रेग जेस को अपने बाकी दोस्तों से मिलाता है। इसके बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं और जेस बोर्ड पर ही सो जाती है और सोते हुए जेस को एक अजीब सपना आता है और इस सपने में वो एक बीच पर थी और वहाँ बहुत से केकड़े थे। उसी वक्त वहाँ हेदर आती है और जेस की नींद खुल जाती है। हेदर जेस से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन जेस उसे कुछ नहीं बताती। उधर बोर्ड पर विक्टर ग्रेग से कहता है कि जेस अपने बेटे को भी साथ लाने वाली थी, लेकिन वो उसे साथ नहीं लाई और उसने कहा है कि उसका बेटा स्कूल गया है, जबकि आज तो संडे है और सब स्कूलों की छुट्टी है। जिस पर ग्रेग उसे कहता है कि हो सकता है जेस का बेटा किसी स्पेशल स्कूल में जाता हो, इसलिए ये कोई फिक्र वाली बात नहीं। और उसी वक्त हेदर और जेस भी बोट के ऊपर आ जाते हैं और ग्रेग जेस को बोट चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। सब लोग बहुत अच्छा वक्त पास कर रहे थे कि तभी अचानक समुद्र एकदम पुरसुकून हो जाता है और उसी वक्त समुद्र का मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और एक तूफान उस बोट की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही ग्रेग कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे एक डरी हुई लड़की की आवाज आती है और वो कह रही थी वो हमें मार डालेगी। ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता और उसी वक्त तूफान उनकी बोट से टकरा जाता है और उनकी बोट पलट जाती है। वो लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और लाइफ जैकेट्स की वजह से वो लोग पलटी हुई नाव पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेदर उस तूफान में नहीं बच पाती और मारी जाती है। जब तूफान रुकता है तो उन्हें अपनी तरफ एक बड़ी सी शिप आती हुई नजर आती है और इस शिप का नाम एओलस है। वो लोग मदद के लिए उसकी तरफ इशारे करते हैं, लेकिन वो शिप उनकी मदद किए बिना ही आगे जाने लगती है। ये देखकर ग्रेग और बाकी साथी किसी न किसी तरह उस शिप पर पहुंच जाते हैं, मगर वहां जाकर वो देखते हैं कि वो शिप बिल्कुल सुनसान है और वहां कोई नहीं है। ग्रेग कहता है कि वो इसके कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसी वक्त जेस ग्रेग को कहती है कि उसे लगता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है और उसे डिजावू हो रहा है। और शिप की तलाशी लेते हुए विक्टर और ग्रेग को एक तस्वीर नजर आती है और ये इसी शिप की तस्वीर थी और इसके नीचे लिखा हुआ था कि ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एओलस देवता के बेटे सिसिफस 2 बार मौत को धोखा देकर बच गए थे। सिसिफस ने मौत के देवता से वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया और इस बात से नाराज होकर मौत के देवता ने सिसिफस से कहा कि अगर वो एक बड़े पत्थर को पहाड़ पर ले जाए और अगर वो उसे पहाड़ के ऊपर तक ले गया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और सिसिफस बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि सिसिफस को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। और जिस वक्त ये लोग ये पढ़ रहे थे तो शैली वहाँ आती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है और उसी वक्त उन्हें अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है और विक्टर जब वहाँ जाकर देखता है तो उसे एक चाबी मिलती है जो कि जेस की है और उन्हें समझ नहीं आता कि जब जेस उनके साथ है तो चाबी वहाँ कैसे गिरी और वह सोचते हैं कि ये जरूर हेदर होगी, इसलिए वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं और सब एक ऐसे
कमरे में जा पहुंचते हैं जहां खाने का सामान पड़ा था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सारा खाना एकदम ताज़ा था। यहाँ ग्रेग टाइम पूछता है तो पता चलता है कि विक्टर की घड़ी 11:30 और जेस की घड़ी 8 बजे पर रुकी हुई थी। और उसी वक्त जेस को कुछ नजर आता है और वो इस बारे में सबको बताती है और विक्टर उसी तरफ भागने लगता है। जेस और ग्रेग भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन सैली और डाउनी उसी कमरे में रुके रहते हैं। जेस और ग्रेग विक्टर के पीछे जा रहे थे कि उसी वक्त उन्हें एक कमरे से आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आईने पर खून से लिखा है थिएटर में जाओ। ग्रेग अब थिएटर की तरफ जाने लगता है जबकि जेस उसे वहाँ जाने से रोकती है, मगर वो नहीं रुकता और वहाँ जेस और ग्रेग की बहस हो जाती है और ग्रेग थिएटर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शैली और डाउनी नजर आते हैं जो खाने के कमरे से बाहर आ जाते हैं और उन्हें रास्ते में खून नजर आता है और वो भी थिएटर में चले जाते हैं। जेस वापस उसी खाने वाले कमरे में पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि अब वहाँ पर रखा खाना कल सड़ चुका है और वहाँ पर शैली और डाउनी भी नहीं है। और उसी वक्त वहाँ विक्टर जख्मी हालत में पहुंचता है और जेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेस विक्टर के जख्म पर हमला करके खुद को बचा लेती है और विक्टर मर जाता है। और उसी वक्त जेस को गोली चलने की आवाज आती है और वो थिएटर की तरफ भागती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि किसी ने ग्रेग को गोली मार दी है और वहाँ डाउनी और शैली भी हैं। जेस को देखते ही शैली उसकी तरफ लपकती है और जेस को कहती है कि ग्रेग ने मरने से पहले कहा था कि जेस ने उसे गोली मारी है। यहाँ जेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसी वक्त डाउनी कहता है कि तुमने हमें क्यों कहा कि ग्रेग तुम्हें थिएटर में बुला रहा है। ये सुनते ही जेस और ज्यादा परेशान हो जाती है और उसी वक्त थिएटर के पीछे से गोली चलती है और कोई शैली और डाउनी दोनों को मार डालता है। वो जेस पर भी हमला करता है, लेकिन जेस वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है और वो भागते हुए शिप के किचन में पहुंच जाती है और वहाँ से एक चाकू उठाकर शिप के ऊपर पहुंच जाती है। शिप के ऊपर पहुंचते ही नकाबपोश किलर भी वहाँ आ जाता है और जेस पर हमला करता है और इस हमले से जेस का चाकू दूर गिर जाता है। नकाबपोश किलर जेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थीं और जेस मौका देखकर भागने लगती है और उसे एक कुल्हाड़ा मिल जाता है और उसकी मदद से वो उस किलर पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। वो उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। जवाब में किलर कहता है कि सबको मार दो क्योंकि यही एक रास्ता है वापस घर जाने का, लेकिन जेस उस पर हमला कर देती है जिससे वो किलर शिप से नीचे पानी में गिर जाता है और उसी वक्त जेस को दूर से अपनी पलटी हुई बोट नजर आती है जिस पर ग्रेग और बाकी सब लोग मौजूद थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ये देखकर जेस हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ ये वाजे हो जाता है कि जेस एक टाइम लूप में फंस चुकी है। अब ग्रेग, जेस और उनके साथी उस शिप पर आ जाते हैं और वो सब वैसे ही काम कर रहे थे जैसे उन सब ने थोड़ी देर पहले किया था। जेस ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और सर पकड़कर बैठ जाती है और इसी वक्त उसकी चाबी गिर जाती है। जेस उस कमरे में भी जाती है जहाँ आईने पर खून से लिखा था थिएटर में जाओ। ये सब देखकर जेस और ज्यादा घबरा जाती है और उसी वक्त इस जेस को ग्रुप के साथ वाली जेस देख लेती है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है और वो इस वाली जेस के पास पहुंच जाता है, मगर जब जेस उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है तो वो कुछ नहीं समझ पाता और जेस गुस्से में आकर उसे धक्का देती है जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और विक्टर के सर के पीछे से खून निकलने लगता है और जेस डर के भागने लगती है। इसके बाद वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे बहुत सारे कागज मिलते हैं जिन पर लिखा था कि सबको मार दो। अब जेस भी एक कागज पर वही लिखने लगती है और उसे वहाँ एक बंदूक भी मिलती है और उसे वहाँ अपने बहुत सारे लॉकेट भी नजर आते हैं और ये देखकर जेस समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है और वहाँ सब कुछ बार बार एक ही पैटर्न में हो रहा है। और अब जेस डिसाइड करती है कि वो इस पैटर्न को तोड़ के रहेगी ताकि वो अपने बेटे से मिल सके और वो बंदूक लेकर सबको ढूंढने निकल पड़ती है और उसी वक्त उसे विक्टर नजर आता है और उसी वक्त जेस को ग्रुप के साथ वाली जेस की आवाज सुनाई देती है और वो उसे मारने उसके पीछे जाती है और विक्टर भी उसके पीछे जाता है। जेस वहाँ पहुंचकर ग्रुप वाली जेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और ग्रुप वाली जेस वहाँ से भाग जाती है। अब जेस विक्टर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो मर जाता है और उसी वक्त हमें नजर आता है कि पुरानी जेस जिसने नुकाब पहना हुआ था वो ग्रेग को गोली मार देती है और गोली की आवाज सुनकर अब जेस वहाँ जाती है और शैली और डाउनी को बचाकर बाहर लाती है। जेस को लगता है कि अगर उसने पैटर्न बदल दिया तो हो सकता है कि ये लूप टूट जाए। वो शैली और डाउनी को बंदूक देती है और कहती है कि किसी पर भी भरोसा मत करना और कोई भी नजर आए तो उसे गोली मार देना। इसके बाद जेस वहाँ से जहाज के ऊपर आती है। उधर
डाउनी और शैली को लगता है कि कोई उनके आसपास है, इसलिए वो बंदूक चला देते हैं और जैश आवाज सुनकर उनकी तरफ भागती है, मगर उससे पहले ही नकाबपोश जैश उन तक पहुंच जाती है और नकाब हटाकर शैली और डाउनी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जैश उन्हें आवाज देती है, मगर नकाबपोश किलर जैश उन्हें आवाज इग्नोर करने के लिए कहती है और शैली और डाउनी को एक कमरे में ले जाती है। वहाँ पहुंचकर किलर जैश अचानक चाकू से उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे डाउनी वहीं मारा जाता है, मगर शैली किसी तरह बचकर भाग निकलती है और शैली अब कंट्रोल रूम में जा पहुंचती है और वो रेडियो पर राब्ता करके कहती है कि वो हमें मार डालेगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म के स्टार्ट में ग्रेग ने जिस लड़की की आवाज सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि शैली ही थी। अब जैश भी वहाँ पहुँच जाती है। शैली जैश को किलर जैश समझकर वहाँ से भागती है और वो शिप के ऊपर पहुँच जाती है। जैश भी उसके पीछे वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ का सीन देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारी शैली की लाशें पड़ी थी, यानी कि नकाबपोश जैश और उससे पहले वाली जैश ने पैटर्न तोड़ने की बहुत सारी कोशिश की थी, मगर वो तोड़ नहीं पाई थी। अब जैश शैली को समझाने की कोशिश करती है और उसी वक्त जैश जब वहाँ से नीचे देखती है तो उसे नजर आता है कि शिप की रेलिंग के पास दो जैश आपस में लड़ रही हैं और उनमें से एक जैश ने दूसरी जैश को मारकर समुंदर में फेंक दिया है। और उसी वक्त शैली भी दम तोड़ देती है और जैश देखती है कि समुंदर में पलटी उनकी बोट पर सवार साथी फिर से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब ये था कि जब भी सारे लोग मर जाते हैं तो लूप फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि जैश को एक दफा फिर ग्रुप के सभी लोगों को मारना होगा। इसलिए जैश अब एक कमरे में जाती है और खून से लिखती है कि थिएटर में जाओ और खाने वाले कमरे में जाकर शैली और डाउनी को कहती है कि ग्रेग ने उन्हें थिएटर में बुलाया है। जैश अब नकाब पहन लेती है और सबको मारने निकल पड़ती है। अब नकाब पहनी हुई जैश थिएटर जाकर सबसे पहले ग्रेग, फिर शैली और फिर डाउनी को शूट करती है और वो वहाँ नई आई जैश को भी मारने की कोशिश करती है, मगर वो नई जैश बचकर भाग जाती है। और इसके बाद एक दफा फिर लूप रिपीट होता है और नई जैश नकाबपोश जैश को जख्मी करके समुंदर में फेंक देती है, यानी कि जैश का लूप तोड़ने का तजर्बा नाकाम रहा। नकाब पहनी जैश जख्मी होकर समुंदर की गहराई में जा रही थी कि उसी वक्त उसकी नींद खुलती है और वो खुद को उसी बीच पर पाती है जो उसने ट्रायंगल पोर्ट पर सपने में देखा था। वहाँ केकड़े रेंग रहे थे। ये देखकर जैश जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि एक और जैश टॉमी पर चिल्ला रही है कि उसने अपना खिलौना क्यों तोड़ दिया। और टॉमी पेंटिंग करते हुए खिड़की के पीछे छुपी हुई जैश को देख लेता है और इसी दौरान उससे कलर नीचे गिर जाता है। ये देखकर घर के अंदर वाली जैश बहुत गुस्से हो जाती है और वो टॉमी को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कलर साफ करने लगती है। इसी दौरान घर के बाहर वाली जैश जाकर बेल बजा देती है। घर वाली जैश बाहर आती है मगर उसे कोई नजर नहीं आता और इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी जैश एक हथौड़ा लेकर अंदर आ जाती है और वो घर वाली जैश को मार डालती है, मगर ये सब टॉमी भी देख लेता है और नई जैश रोते हुए टॉमी को गले लगा लेती है और कहती है कि ये एक बुरा सपना है, यानी सेम वही सीन जो फिल्म के स्टार्ट में था। और यहाँ हमें समझ आता है कि फिल्म के स्टार्ट में जैश टॉमी को गले लगाकर क्यों रो रही थी। अब जैश मर चुकी जैश की लाश को डिक्की में डालती है और टॉमी को साथ लेकर लाश को ठिकाने लगाने चल देती है और उसी वक्त चलती कार से एक परिंदा टकरा जाता है और जैश कार रोककर उस परिंदे को फेंकने जाती है, लेकिन वो वहां पहुंचकर देखती है कि वहां पहले से ही सेम वैसे ही बहुत से परिंदे पड़े हुए हैं, यानी कि ये भी एक लूप ही है जिसमें जैश फंसी हुई है। और ये सब देखकर जैश बहुत घबरा जाती है और जल्दी से कार में बैठकर वहां से जाने लगती है और कार की विंड स्क्रीन पर अभी भी परिंदे का खून लगा था और इसे देखकर टॉमी बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है, जिससे जैश का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। इससे एक भयानक एक्सीडेंट होता है और डिग्गी में रखी जैश की लाश बाहर आ जाती है और टॉमी भी एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन नई जैश किसी तरह से बच जाती है। और उसी वक्त एक टैक्सी ड्राइवर वहां आता है और जैश से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर जैश हाँ में जवाब देती है और वो उसी टैक्सी में बैठकर उसी बीच पर पहुंच जाती है जहां से वो ट्रायंगल बोट में बैठी थी, ताकि वो एक दफा फिर लूप को शुरू करके अपने बेटे को बचा सके। और टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या वो वापस आएगी, कि हाँ मैं वापस आऊंगी। और अब जैश ट्रायंगल बोट की तरफ जाने लगती है और उसी वक्त उसे विक्टर मिलता है जो उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है
जिसके जवाब में जैश उसे कहती है कि आज टॉमी स्कूल गया है इसलिए वो नहीं आ पाया। और उसी वक्त वहाँ ग्रेग भी आ जाता है और वो जैश से उसकी परेशानी का सबब पूछता है और जैश घबराकर थकन का बहाना बना देती है, जैसा कि उसने पहले भी बनाया था। अब जैश ट्रायंगल पर सवार हो जाती है और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है, यानी कि लूप अभी भी जारी है। और जैश इस लूप में कैसे फंसी, इसका जवाब बोर्ड में मौजूद वो कहानी थी। और जब जैश ने टैक्सी ड्राइवर को ये कहा कि वो वापस आएगी तो उसका इरादा वापस आने का नहीं था, बल्कि उसने झूठ बोला और इसलिए वो इस ट्रैप में फंस गई। और अब वो उस वक्त तक इस लूप में फंसी रहेगी जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा।